रिकॉर्ड में नहीं आएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं माननीय सदन के समक्ष वित्त वर्ष 2026-27 का बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं सर्वप्रथम सदन को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। लोकतंत्र के पावन सभा मंडप में विराजित माननीय सदस्यों एवं उनके माध्यम से समस्त प्रदेशवासियों को नमन करता हूं। प्रजा सुखे सुखम राज्य, प्रजा नाम च हितम हितम, अर्थात प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही राजा का हित है। वित्तीय वर्ष 2025-26 की बजट यात्रा ज्ञान अर्थात गरीब, युवा, अन्नदाता तथा नारी को केंद्र में रखकर प्रारंभ की गई थी। इस यात्रा को और अधिक सार्थक व परिणामजनक बनाने के लिए हमारी सरकार ने क्रमशः आई फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन एवं आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शामिल किया है, जिससे ज्ञान से प्रारंभ यात्रा का अगला पड़ाव ज्ञानी के स्वरूप में लक्षित है। हर हाथ को काम, हर उपज को दाम, नारी को निर्णय का अधिकार, युवाओं के हौसलों का प्रसार, हर घर जल आपके द्वार, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, जन कल्याण बेशुमार। हमारी सरकार ने औद्योगिकरण एवं अधोसंरचना में अभूतपूर्व कार्य किए हैं। मुझे सदन को अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि 2026 का वर्ष किसान कल्याण वर्ष के रूप में कृषि एवं किसानों के समग्र कल्याण के लिए समर्पित रहेगा। हमें पूरा विश्वास है कि सदन के मार्गदर्शन व प्रदेश की जनता की भागीदारी से हमारा प्रदेश अमृत काल में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों का विकसित भारत बनाने में उल्लेखनीय योगदान के साथ अपना सर्वोत्तम स्वरूप भी प्राप्त करेगा। महोदय, हमारा प्रदेश क्षेत्रफल के मान से भारत का दूसरा तथा जनसंख्या के मान से 5वां सबसे बड़ा राज्य है। प्रदेश का सौभाग्य है कि प्रदेश में 15 से 59 वर्ष आयु का कार्यशील वर्ग कुल जनसंख्या का लगभग 62% है। प्रदेश में 15 से 29 वर्ष के युवाओं की जनसंख्या लगभग 28% होने से हम देश के तीसरे सबसे युवा प्रदेश हैं। हमारा यह दायित्व है कि युवा वर्ग के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके। आगामी वर्षों में जनसंख्या में वरिष्ठ नागरिकों के अनुपात में वृद्धि होगी, अतः न केवल आर्थिक अपितु प्रदेश के जनसांख्यिकी, शक्ति संतुलन तथा सामाजिक कारकों में रखकर यह बजट तैयार किया गया है। महोदय, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रदेश के जनप्रिय एवं ऊर्जा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारी सरकार सच्चे अर्थों में जनता की सरकार है। हमारी सरकार निर्धन एवं कमजोर वर्गों को अंतिम पंक्ति से प्रथम पंक्ति में लाने के लिए जमीन आसमान एक करने वाली सरकार है। हमारी सरकार महिलाओं में आत्मनिर्भरता लाने वाली लाडली बहना योजना, गरीब कल्याण की संबल योजना, असहाय एवं निराश्रितों के जीवन में को सुगम बनाने वाली सामाजिक पेंशन योजनाएं और लाखों लोगों को स्वरोजगार योजनाओं से जोड़कर एक नई आर्थिक क्रांति लाने वाली सरकार है। हमारी सरकार जनता के साथ मिलकर संकट को समाधान में, मुश्किल को मुमकिन में और असंभव को संभव में बदलने वाली सरकार है। बजट में नवाचार मैं स्मरण कराना चाहूंगा कि हमारी सरकार द्वारा बजट प्रस्ताव तैयार करने की परंपरागत एवं यत्रवत प्रक्रिया को द्वितीय वर्ष 2023-24 से अधिक व्यवहारिक व सार्थक स्वरूप देने का नवाचार किया जा रहा है। इस नवाचार में आम जनता, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों तथा विषय विशेषज्ञों की वैचारिक भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इसी क्रम को और आगे ले जाते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 में तैयार बजट जीरो बेस्ड बजट था, जिसमें समस्त योजनाओं के प्रावधानों को नए सिरे से परीक्षित किया गया। इसके अतिरिक्त नवीन आवश्यकताओं के साथ साथ लंबित दायित्वों को भी निराकृत करने का सफल प्रयास हुआ है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में औद्योगिक निवेश, युवाओं के रोजगार तथा श्रम कल्याण से संबंधित योजनाओं के विगत वर्षों के दायित्वों के लिए रुपये 3,500 करोड़ का व्यय संभावित है। महोदय, मुझे यह अवगत कराते हुए गौरवान्वित हो रही है
कि हमारी सरकार ने नवाचारों की श्रृंखला में इस वर्ष एक और कड़ी रोलिंग बजट के रूप में जोड़ी है, जो एक गतिशील वित्तीय नियोजन की प्रक्रिया है। इसके आधार पर वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट प्रस्तावों के साथ वित्तीय वर्ष 2027-28 एवं 2028-29 के संभावित प्रस्तावों की एक झलक सदन को अवगत कराने का नवाचार किया गया है। मेरी जानकारी में संभवतः हमारा प्रदेश रोलिंग बजट प्रस्तुत करने वाला देश में प्रथम प्रदेश है। रोलिंग बजट की जानकारी बजट साहित्य में पृथक से प्रकाशित है। इसके अतिरिक्त इस वर्ष एक नवीन संकलन बहुआयामी गरीबी सूचकांक माननीय सदस्यों के लिए बजट साहित्य में उपलब्ध है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई नीति आयोग द्वारा बनाया गया एक व्यापक सूचकांक है, जो गरीबी को केवल आय से नहीं बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के 12 प्रमुख संकेतकों के आधार पर मापता है। हमारी सरकार ने पहली बार बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रक्रिया को संस्थागत रूप दिया है। वर्तमान जियो पॉलिटिक्स एवं वैश्विक अस्थिरता के दृष्टिगत पूर्व वर्षों के महंगे ब्याज दर एवं डॉलर मुद्रा आधारित ऋणों को कम ब्याज की दरों अथवा अन्य मुद्रा आधारित ऋणों से परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत प्रस्ताव शीघ्र ही भारत सरकार को प्रेषित किया जाएगा। प्रबंधन एवं राजकोषीय प्रबंधन को और पारदर्शी तथा प्रभावी बनाने के उद्देश्य से मध्यम अवधि ऋण प्रबंधन फ्रेमवर्क को अधिक सुदृढ़ किया जा रहा है। इसके साथ ही बजट निर्माण की प्रक्रिया को अधिक वैज्ञानिक तथा सरलीकृत करने के उद्देश्य से नवीन बजट मैनुअल तैयार किया जा रहा है। आर्थिक परिदृश्य महोदय, हमारे देश का यह सौभाग्य है कि श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रभावकारी नेतृत्व देश को प्राप्त है। माननीय श्री मोदी जी की दूरदर्शिता एवं दृढ़ प्रतिज्ञता के परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था विश्वसनीयता अर्थव्यवस्था के रूप में उभरी है। वैश्विक अनिश्चितताओं के उपरांत भी अर्थव्यवस्था में निरंतर गतिशीलता रहने के परिणाम स्वरूप हमारा देश विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। मजबूत घरेलू मांग, डिजिटल एवं तकनीकी क्षमता, अधोसंरचना विस्तार एवं विनिर्माण जैसे कारकों से बने उत्साहजनक आर्थिक वातावरण से प्रमुख देशों में हमारी अर्थव्यवस्था वर्ष 2026 में विश्व की सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण के प्रथम अग्रिम अनुमान अनुसार भारत की सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 7.4% है तथा IMF द्वारा भी यह दर 7.3% अनुमानित की गई है, जो वैश्विक औसत 3% से अधिक है। प्रदेश विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अतुल्य कार्य कर रहा है। अतएव प्रदेश के कर्मनिष्ठ व संकल्पित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कुशल नेतृत्व में समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 का दृष्टि पत्र तैयार किया गया है। वर्ष 47 तक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाकर $2 ट्रिलियन अर्थात रुपये 250 लाख करोड़ पहुंचाने एवं प्रति व्यक्ति वार्षिक आय रुपये 22,35,000 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि हम प्रदेश के दृष्टि पत्र के सभी लक्ष्यों को प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। प्रदेश की विकास यात्रा में क्षेत्रीय संतुलन को भी निरंतर संज्ञान में रखा जा रहा है। मंत्री परिषद की बैठकें प्रदेश के विभिन्न अंचलों में किए जाने से अंचल की अपेक्षाओं के अनुसार योजना बनाने में मार्गदर्शन मिल रहा है। जो कहा सो किया। हमारी सरकार के लिए बजट संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन के साथ हमारी कथनी एवं करनी की समीक्षा का भी अवसर है। हम यथा वाचो यथा तथा क्रिया के नीति वाक्य को आत्मसात कर आगे बढ़ रहे हैं। सच्चा वादा पक्का काम हमारी सरकार की है पहचान। महोदय, मुझे यह अवगत कराते हुए प्रसन्नता, गर्व तथा संतोष है कि विगत बजट भाषण में घोषित प्रमुख नवीन कार्य प्रारंभ किए जा चुके हैं। जिला विकास सलाहकार समिति का गठन किया जा चुका है। इस समिति के माध्यम से जिले की प्राथमिकताओं के अनुसार विकास योजनाएं तैयार हो रही है। रुपये 21,630 करोड़ आकार की मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना की स्वीकृति दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा अंतर्गत शीघ्र ही बसें संचालित हो जाएगी। निराश्रित गोवंश के संरक्षण के लिए गौशालाओं को देय अनुदान प्रति गोवंश प्रति दिवस रुपये 20 से बढ़ाकर रुपये 40 किया गया है। ग्राम विकास पर केंद्रीय मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना स्वीकृत की जा चुकी है। मुझे सदन को अवगत कराते हुए हर्ष है कि विगत बजट भाषण में कौशल विकास के उद्देश्य से घोषित लोक माता देवी अहिल्याबाई कौशल विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया जा चुका है।
गत बजट भाषण में निजी निवेश से संपत्ति निर्माण योजना की घोषणा की गई थी। मुझे प्रसन्नता है कि जन निजी भागीदारी मॉडल पर हाल ही में धार एवं बैतूल में चिकित्सा महाविद्यालयों का शुभारंभ हुआ है। मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी अंतर्गत इंदौर एवं आसपास के क्षेत्रों के समग्र विकास की रूपरेखा पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों में गीता भवनों की स्थापना के कार्य प्रचलित है। इसी प्रकार अविरल निर्मल नर्मदा योजना आदि के भी कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। राज्य स्तरीय बीमा समिति का गठन किया जा चुका है। विभिन्न विभागों में क्रमबद्ध रूप से शासकीय सेवकों की भर्तियां की जा रही है। शासकीय सेवकों से संबंधित घोषणाओं यथा पेंशन निर्धारण की प्रक्रिया को फैसले किए जाने के लिए केंद्रीकृत पेंशन प्रक्रिया प्रकोष्ठ का गठन तथा शासकीय सेवकों के भत्तों का पुनरीक्षण किया जा चुका है। अतः सदन आश्वस्त रहे कि इस बजट भाषण में सम्मिलित नवीन कार्यक्रमों पर भी समय सीमा में सकारात्मक एवं परिणामजनक कार्य होंगे। मौजों के थपेड़े से डरकर जो साहिल पर रुक जाते हैं, वो लोग कहां कश्ती अपनी तूफान में उतारा करते हैं। महोदय, हमारा प्रदेश कृषि उत्पादन तथा किसान कल्याण के स्वर्णिम युग की ओर अग्रसर है। हमारी सरकार ने किसानों की समृद्धि के लिए वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है। हमारी सरकार के लिए घोषणा सरकारी एजेंडा नहीं बल्कि हकीकत में बदलने का संकल्प है। अन्नदाता के श्रम से खेतों में स्वर्ण निखरता है। उन्नत बीज और तकनीक से भाग्य नया अब सजता है। समर्थ किसान और समृद्ध डगर की नई कहानी है। धरती पुत्र के स्वाभिमान में विकसित मध्य प्रदेश की निशानी है। बजट पर चर्चा के समय मुझे यह बताते हुए गर्व है कि हमारा प्रदेश दाल उत्पादन में प्रथम, गेहूं एवं तिलहन उत्पादन में द्वितीय स्थान रखता है। देश के कुल सोयाबीन उत्पादन का लगभग 35% हमारे प्रदेश में उत्पादित होता है। हमारा प्रदेश देश का तीसरा सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन वाला प्रदेश है। प्रदेश का संतरा, टमाटर, धनिया एवं लहसुन उत्पादन में देश में प्रथम स्थान, सब्जियों एवं फूल उत्पादन में देश में दूसरा स्थान है। प्रदेश में 213 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 670 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है। प्रदेश में खाद्यान्न संपूर्ण भंडार में क्षमता 421 लाख 24,000 मैट्रिक टन है, जो देश में सर्वाधिक है। अपना बजट रखने दीजिए, आपको चर्चा का समय मिलेगा तब चर्चा कीजिए। खेती के विभिन्न चरणों यथा भूमि तैयार करने से शुरू करके उत्पादन की बिक्री तक की प्रक्रिया में किसानों को सहायता एवं मार्गदर्शन सुनिश्चित किया जा रहा है। कृषि भूमि तैयार करने के लिए कस्टम हाई सेंटर के माध्यम से आधुनिक कृषि उपकरण, मिट्टी की गुणवत्ता अनुसार फसल के चयन के लिए साइल हेल्थ कार्ड, सहकारी समितियों के माध्यम से एवं उर्वरक सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी तथा विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति, फसल भंडारण, उपज का मंडी तथा बाजार में विपणन, भावांतर योजना, प्राकृतिक प्रकोप से क्षति की स्थिति में फसल बीमा, विभिन्न राहत योजनाओं के माध्यम से कृषकों को सहायता, जैविक एवं प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन तथा पोस्ट हार्वेस्ट नरवाई प्रबंधन जैसी गतिविधियों द्वारा कृषि कार्य के प्रत्येक चरण में किसानों के साथ हमारी सरकार खड़ी है। इसके साथ ही किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि तथा शून्य ब्याज पर कृषि ऋण जैसी आर्थिक समर्थन की योजनाएं भी प्रचलित है। कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए सिंचाई की आवश्यकता सर्वोपरि है। किसानों को स्थायी सिंचाई पंप कनेक्शन की योजना अंतर्गत 1,25,000 ट्रांसफार्मर स्थापित है। सिंचाई के लिए ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति के सुदृढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री कृषक सूर्य मित्र योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में रुपये 3,000 करोड़ की लागत से 1 लाख सोलर सिंचाई पंप किसानों को उपलब्ध कराया जाना लक्षित है। हमारी सरकार किसानों के लिए कृषि उद्यानिकी, पशुपालन तथा मत्स्य पालन आदि को मूल्य संवर्धन से जोड़कर रोजगार के व्यापक अवसर सृजित कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अंतर्गत किसान परिवारों को रुपये 6,000 प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है। हमारी सरकार द्वारा भी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अंतर्गत 6,000 रुपये प्रति वर्ष जोड़कर कुल रुपये 12,000 प्रति वर्ष का लाभ दिया जा रहा है।
भावांतर योजना के अंतर्गत सोयाबीन के लिए 6,44,000 किसानों को रुपये 1,292 करोड़ का भुगतान किया गया है। भावांतर योजना के सुपरिणामों से प्रभावित होकर अन्य प्रदेशों द्वारा भी योजना में रुचि दिखाई गई है। महोदय, हमने विगत बजट भाषण में मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना प्रारंभ करने की घोषणा की थी। इसके अंतर्गत किसानों को पारिस्थितिकीय संतुलन हेतु सहायक फसलें लेने पर राज्य सरकार द्वारा विशेष प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। मुझे अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि इस योजना अंतर्गत 6,69,000 किसानों को रुपये 337 करोड़ की प्रोत्साहन राशि दी गई है। जैविक एवं प्राकृतिक खेती हमारी सरकार की उच्च प्राथमिकता है। हमारे प्रदेश में देश का सर्वाधिक प्रमाणित जैविक खेती क्षेत्र है। एपिडा संस्था द्वारा 10,13,000 हेक्टेयर तथा वनोपज संग्रहण सहित कुल 21,42,000 हेक्टेयर जैविक प्रमाणीकृत क्षेत्र पंजीकृत है। नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग अंतर्गत 1,89,000 किसानों द्वारा 75,650 हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती का लक्ष्य है। नरवाई जलाने की प्रथा को समाप्त करने के लिए फसल अवशेष प्रबंधन में उपयोगी कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जाने के साथ सैटेलाइट के माध्यम से मॉनिटरिंग की जा रही है। किसानों की सुविधा के लिए उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एग्री GIS, MP किसान मोबाइल ऐप तथा एग्री स्टेट का उपयोग किया से इंटीग्रेशन किया गया है। किसानों को उर्वरक की होम डिलीवरी का पायलट ई-विकास पोर्टल के माध्यम से सफलतापूर्वक 3 जिलों में संपन्न हो चुका है। कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत बिल में दी जाने वाली राहत के लिए 20,485 करोड़, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 1,299 करोड़, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए 5,500 करोड़ तथा ब्याज मुक्त अल्पकालीन कृषि ऋण के लिए रुपये 720 करोड़ के प्रावधान प्रस्तावित है। वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर 9,05,000 किसानों से 77,74,000 मैट्रिक टन गेहूं का उपार्जन कर रुपये 20,213 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त रुपये 1,360 करोड़ का बोनस भुगतान भी किया गया। खरीफ 744 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। उद्यानिकी उत्पादों के बेहतर प्रसंस्करण एवं बाजार तक सुलभ पहुंच के माध्यम से उद्यानिकी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।